गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी का तीसरा पार्ट। आज 12वां चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी का, उसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र कौन कौन सा है। उस क्षेत्रों में से एक क्षेत्र हम चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में हम पिछली वीडियो में निम्न पदार्थों के उत्पादन में, जैसे वैक्सीन के उत्पादन की क्रिया हम देख चुके हैं। वैक्सीन के अलावा हमने स्टेम सेल टेक्नोलॉजी देख चुके हैं, इंटरफेरॉन का निर्माण हम देख चुके हैं। अब आज हम देखेंगे हार्मोन का निर्माण। किसका निर्माण? हार्मोन का निर्माण। किसके माध्यम से? जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। और जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हार्मोन का संश्लेषण हो पाया, उसके बाद अनेक असाध्य बीमारियों पर वैज्ञानिकों ने या डॉक्टर्स ने नियंत्रण पा लिया। तो हार्मोन जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनने वाला एक विशेष प्रकार का पदार्थ है, जिसके बारे में हम देखेंगे। अब हार्मोन में भी हम कौन से हार्मोन के बारे में देखेंगे? यहाँ पर इंसुलिन के बारे में। ठीक है, आपने पहले पढ़ा है कि सबसे पहला मानव निर्मित इंसुलिन का नाम है ह्यूम्युलिन। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले इंसुलिन के बारे में देखते हैं कि इंसुलिन है क्या। तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीनस हार्मोन है, मतलब प्रोटीन युक्त हार्मोन है, प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है, जो हमारे अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिका के अंदर निर्मित होता है, अल्फा कोशिकाओं के अंदर। आपने सुना होगा अल्फा बीटा कोशिकाएं लैंगरहैंस की द्वीपिका के अंदर। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका की अल्फा कोशिका में बनने वाला एक विशेष प्रकार का हार्मोन है कौन? इंसुलिन। और इसका संबंध है डायबिटीज से। अगर इसकी कमी हो जाती है तो रोग हो जाता है कौन सा? शुगर का। इंसुलिन जो है वो 51 अमीनो अम्ल से, कितने? 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। और 51 अमीनो अम्ल की दो श्रृंखलाएं होती हैं, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। ए श्रृंखला में 21 अमीनो अम्ल और बी श्रृंखला में 30 अमीनो अम्ल। 1 2 3 4 5 6, इधर 21 और इधर 30। ठीक है, तो 30 अमीनो अम्ल की श्रृंखला इधर पॉलीपेप्टाइड और 21 अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए वाले की। अब ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से डाई सल्फाइड, याद रखना, डाई सल्फाइड पुल के द्वारा, ब्रिज के द्वारा या पुल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। फिर से देखें इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीनस हार्मोन है, जिसका संश्लेषण या निर्माण अग्नाशय में होता है। इंसुलिन 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 51 अमीनो अम्ल की दो श्रृंखलाओं का बना होता है, ए श्रृंखला और बी श्रृंखला। ए श्रृंखला जो है 21 अमीनो अम्ल की और बी श्रृंखला जो है 30 अमीनो अम्ल की बनी होती है। दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाई सल्फाइड पुल के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन को सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, बेंटिंग और बेस्ट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले 1921 में कुत्ते के अग्नाशय से इसको निकाला और इस पर अध्ययन करा और बताया कि इस अग्नाशय से निकलने वाला जो हार्मोन है इंसुलिन, ये मनुष्य के विभिन्न बीमारियों के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। पर इनके बाद जो है इंसुलिन के निर्माण की क्रिया जो की गई, वो सुअर या अन्य मवेशियों के जो मरने वाले या मारने वाले हैं, जिनको काटने वाले मवेशी, उनके अग्नाशय से इंसुलिन निकाला और उस इंसुलिन का उपयोग काय में किया गया? दवाइयों के निर्माण में। पर बाद में ये भी पता चला कि मवेशियों का इंसुलिन और मानव के इंसुलिन में थोड़ा बहुत क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंस होता है, आनुवंशिक रूप से भिन्न होता है। जीन भी भिन्न होते हैं इस इंसुलिन के, जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभी साइड इफेक्ट की या कुछ नुकसान, एलर्जी होने की संभावना हो सकती है। जिसके चलते सन 1983 में जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज हो चुकी थी, आपने पढ़ चुके हो कि 1972 में बर्ग ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। फिर मेरा पैदा होने के बाद जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इंडिया में फेमस हो गई। उसके बाद 5 जुलाई 5/7/1983, याद रखना इस कंपनी का नाम इली लिली कंपनी। इली लिली कंपनी ये एक अमेरिकन कंपनी है। इस इली लिली कंपनी ने ई कोलाई नामक जीवाणु की सहायता से, कौन से जीवाणु? ई कोलाई नामक जीवाणु की सहायता से पहला कृत्रिम क्या बनाया? इंसुलिन बनाया। इली कंपनी ने इस इरीचा कोलाई नामक जीवाणु की सहायता से एक कृत्रिम
मानव निर्मित इंसुलिन बनाया, उस इंसुलिन का नाम क्या रखा गया? ह्यूम्यूलिन। ऑब्जेक्टिव में याद रख लेना, सर्वप्रथम मानव निर्मित इंसुलिन की संज्ञा किसे दी गई है? तो ह्यूम्यूलिन को। किसने बनाया इसे? इली लिली कंपनी, अमेरिकन कंपनी ने। कब बनाया है? 5 जुलाई 1983, जब मैं 1 साल का था उस समय, ठीक है। और इश्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु के प्लाज्मिड के डीएनए का उपयोग करके आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया ये हार्मोन है। कौन सी टेक्नोलॉजी? आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया ये हार्मोन है। कौन सा? इंसुलिन या ह्यूम्यूलिन। अब इस इंसुलिन या ह्यूम्यूलिन का निर्माण किस प्रकार किया गया? ये आपको एक चित्र है, इसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका कौन सी है? ये इश्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु की कोशिका है, जिसके अंदर प्लाज्मिड विशेष प्रकार का पदार्थ, जिसके बारे में आप सब अच्छे से जानते हो, सबसे छोटा आनुवांशिक पदार्थ है। प्लाज्मिड का डीएनए और ह्यूमन सेल, मानव की कोशिका के डीएनए को, दोनों को आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा जोड़ करके एक नया इंसुलिन का निर्माण करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल का जो प्लाज्मिड है उस पर आरईई, आप जानते हैं आरईई क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक लिख दो। आरईई का फुल फॉर्म क्या है? जो कि आणविक कैंची है। इस आणविक कैंची के माध्यम से इस प्लाज्मिड के डीएनए खंडों को काट दिया गया। देखो ये कटा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, प्लाज्मिड का डीएनए खंड, ठीक है। इसका टुकड़ा दूसरा वाला जो कटा है वो यहाँ रख दिया हमने, ठीक है। इसी प्रकार ह्यूमन सेल के अंदर से डीएनए निकाला, उसके इंसुलिन के जीन निकाल लिए। कौन से वाले जीन? इंसुलिन जीन। अब इस इंसुलिन जीन को और इस प्लाज्मिड डीएनए को आपस में कौन सी टेक्नोलॉजी द्वारा? इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा जोड़ करके आरडीएनए प्लाज्मिड का निर्माण कर लिया। अब इस आरडीएनए प्लाज्मिड को कहां पर? जीवाणु की कोशिका में स्थानांतरित कर दिया, जहां पर यह आरडीएनए प्लाज्मिड जो है किसके निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने लगा? इंसुलिन के निर्माण में। इस प्रकार कृत्रिम रूप से सबसे पहला जो इंसुलिन बना, जो कि ह्यूमन से बना, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? ह्यूम्यूलिन। तो ये हुआ हमारा क्या? अगला किसका निर्माण हुआ है? हार्मोन का। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। अब हार्मोन के बाद अगला आता है रोग निदान में। अगला टॉपिक क्या है? रोगों के निदान में। चलो ये मिटा देता हूं, फिर देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं रोगों के निदान में। रोगों के निदान में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग देखते हैं। रोगों के निदान में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जो है बहुत अधिक किया जा रहा है। रोगों के निदान के लिए 2 मुख्य तकनीकें, एक तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और एक है डीएनए प्रोब। इन 2 विधियों के माध्यम से वर्तमान समय में विभिन्न बीमारियों के उपचार में मदद मिल रही है। इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग मुख्य रूप से विकसित देशों में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि विकसित देशों में टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप है हमारी इंडिया की अपेक्षा, इसलिए ये टेक्नोलॉजिकल जो है एंटीबॉडी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बन रही है। तो इसका उपयोग जो है विकसित देशों में वर्तमान समय सबसे अधिक किया जा रहा है और विभिन्न बीमारियों के उपचार में इन दोनों तकनीक का उपयोग करते हैं। अब इनमें हमको पहले पढ़ना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और फिर पढ़ेंगे हम डीएनए प्रोब। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए एक लाइन अच्छे से आपको याद रखना, समांग रोग क्षम प्रतिक्रिया कारक। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है क्या? समांग रोग क्षम। सभी शब्दों के अर्थों को जानना होगा, तब इसको आपको समझ में आ जाएगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है। पहले एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के पहले हमको देखना एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीबॉडी सभी यूकैरियोटिक जीवों में बनने वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो कि रोगों से हमारी रक्षा करने का काम करता है, एंटीबॉडी। अब देखते हैं मोनोक्लोनल, मोनो मतलब रहता है एक और क्लोनल मतलब क्लोन द्वारा बना हुआ एंटीबॉडी। इसकी डेफिनेशन, समांग रोग क्षम जैविक प्रतिक्रिया कारक है कौन? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। समांग, समांग और विषमांग ये शब्द आपने सुना होगा। समांग मतलब जहां पर 2 पदार्थों की समान मात्रा हो, विषमांग मतलब असमान मात्रा हो। तो 2 भिन्न भिन्न पदार्थों की समांग मात्रा से बना विशेष प्रकार का एक कारक है। करता क्या है? प्रतिक्रिया करता है। किसके प्रति प्रतिक्रिया करता है? रोगों से लड़ने के लिए, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। तो समांग मतलब समान मात्रा में पाए जाने वाला,
रोगक्षम मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता वाला, प्रतिक्रिया कारक है कौन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, और ये एंटीबॉडी जो है विशिष्ट प्रकार के एंटीजन के लिए विशेष प्रकार की एंटीबॉडी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एंटीजन के लिए हर कोई सी एंटीबॉडी का यूज कर सके, विशेष प्रकार के बीमारी के एंटीजन के लिए विशेष प्रकार की ही एंटीबॉडी होती है। अब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण जो है एक विशेष प्रकार की तकनीक द्वारा होता है। उस विशेष तकनीक का नाम है हाइब्रिडोमास। इस हाइब्रिडोमास, हाइब्रिड शब्द बना संकर से, कहां से बना, संकर से, तो इसको शुद्ध हिंदी में बोला था एकल कोशिका, एकल संकर कोशिका संवर्धन तकनीक। इस तकनीक के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। मोनो मतलब एक कोशिका का क्या तैयार करते हैं, क्लोन तैयार करते हैं, और उस मोनोक्लोनल कोशिका से किसका निर्माण करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। ये डेफिनेशन जरूर याद रखना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी समांग रोगक्षम जैविक प्रतिक्रिया कारक। एक शब्द और याद आ गया, जैविक, बायोलॉजिकल, जैविक पदार्थ है ना, जैविक प्रतिक्रिया कारक है। इसका निर्माण जो है एक विशेष प्रकार की तकनीक द्वारा होता है। इस विशेष तकनीक का नाम है हाइब्रिडोमास, या हिंदी में बोलते हैं इसको एकल संकर कोशिका संवर्धन तकनीक। ठीक है, हाइब्रिडोमास। इस तकनीक के माध्यम से किसका निर्माण किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। देखें चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये चूहा है, इस चूहे को एंटीजन का इंजेक्शन दिया जाता है। एंटीजन मतलब रोग कारक। जब इसके शरीर में एंटीजन का इंजेक्शन दिया जाता है, इसके पहले वापस पीछे आ जाओ, इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग जो है सीरोलॉजी टेस्ट में किया जाता है। अब सीरोलॉजी क्या है, सीरोलॉजी मतलब होता है सीरम विज्ञान। सीरम क्या है, आप जानते हैं कि जब हमको चोट लगती है और खून निकलता है, तो खून के जम जाने के बाद जो तरल पदार्थ पानी जैसा जो दिखाई देता है खून की परत के ऊपर, उसे सीरम कहते हैं। और इस सीरम का उपयोग भी विभिन्न प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए एंटीसीरा के निर्माण में, एंटीसीरा बनाने में किया जाता है सीरम का। सीरोलॉजी टेस्ट में जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। पहले जो है किसी भी बीमारी का निदान करने के लिए, मतलब डायग्नोसिस करने के लिए, पता करने के लिए कि इस बीमारी का कारण क्या है, मुख्य किस कारण से बीमारी हो रही, निदान में उसको समय लग जाता है 2-4 दिन का। पर जब से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का आविष्कार हुआ है, तब से इस सीरोलॉजी या सीरम विज्ञान के माध्यम से किसी भी बीमारी का निदान तुरंत किया जा सकता है कि इस बीमारी का मुख्य जड़ ये है। निदान और उपचार दोनों में अंतर याद रखना आपको। निदान क्या है और उपचार क्या है। निदान का अर्थ होता है कि कोई बीमारी हुई है तो क्यों हुई है उसका पता लगाना, और उपचार मतलब उस बीमारी से छुटकारा पाना। तो बीमारी के निदान के लिए इस सीरम विज्ञान में या सीरोलॉजिकल टेस्ट में किसका उपयोग करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज करते हैं। अब हम बनाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इस पूरी तकनीक का नाम है हाइब्रिडोमास तकनीक, या इसको एकल संकर कोशिका संवर्धन तकनीक भी कहते हैं। सबसे पहले चूहे को एंटीजन का इंजेक्शन दिया। एंटीजन मतलब रोग कारक, जिसके प्रभाव से इसकी प्लीहा की कोशिका के अंदर विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी। इस प्लीहा कोशिका को निकाला, उस प्लीहा कोशिका के अंदर से बी लिम्फोसाइट, आप जानते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जिसके कारण एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इस प्लीहा कोशिका की बी लिम्फोसाइट को निकाला, जिसके अंदर एंटीबॉडी बन गई इस एंटीजन के विरोध में। ठीक है, यहां तक आ गई बी लिम्फोसाइट। इधर दूसरी एक कोशिका ली है, माइलोमा कोशिका, कैंसर कोशिका। कैंसर कोशिका को संवर्धन माध्यम में रख करके इस माइलोमा कोशिका और बी लिम्फोसाइट को आपस में मिश्रण करके इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया, आपस में मिला दिया, संकरण करवाया। मिला करके इसको परक नली में एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनाया। उस विशेष पदार्थ को हाइब्रिडोम कोशिका, जो हाइब्रिड क्यों, क्योंकि दोनों का मिश्रण हो गया, तो इस कोशिका को मिला करके संवर्धन माध्यम में रखा, और उसके बाद इसको एक पेट्री डिश में एक विशेष प्रकार के उपकरण में डाला। उस उपकरण में जो है इस कोशिका को डालने के बाद केवल वही कोशिकाएं जीवित रही जो कि हाइब्रिडोम के रूप में रही। मतलब यहाँ 2 कोशिकाएं मिक्स करी हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट की, प्लीहा की, और एक माइलोमा कोशिका। जब ये आपस में जो है मिल गई इस परख नली के अंदर, और इसको जब संवर्धन माध्यम में डाला, तो वही कोशिकाएं जीवित रही
जो कि आपस में मिल गई, और जो कोशिकाएं लिम्फोसाइट और माइलोमा कोशिका मिली नहीं वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। देखो यहाँ संवर्धन माध्यम में एंटीबॉडी का संवर्धन करा, और अगली स्टेप में देख रहे हो कि ये जगह खाली है, ये खाली जगह की जो कोशिकाएं हैं वो इसमें संकरण नहीं कर पाई, घुल मिल नहीं पाई, इसलिए वो नष्ट हो गई। और जो बची हुई दिख रही हैं ये कोशिकाएं क्या, हाइब्रिडोम कोशिकाएं, और इन हाइब्रिडोम कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में रख करके इनके द्वारा किसका निर्माण किया गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण किया गया। और इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण क्यों करते हैं, इसका उपयोग क्या है, किन किन कार्यों में इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं। सबसे पहला याद रखना कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में, दूसरा एलर्जी के उपचार में, विशेष प्रकार के विषाणुओं के द्वारा कोई विशेष प्रकार का रोग होता है विषाणु रोग के उपचार में, गर्भधारण की जांच करने में, ठीक है, इन सब कार्यों में किसका उपयोग करते हैं, इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। पहला क्या बताया, कैंसर के उपचार में, दूसरा एलर्जी के उपचार में, तीसरा विषाणु जनित रोगों के उपचार में, गर्भधारण की जांच करने में, इसके अलावा ब्लड टेस्ट मतलब रक्त समूह की जांच करने में। और भी उपयोग है, अभी बताता हूं मैं। दूसरा उपयोग याद रखना इसमें, विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग होता है। और आखिरी याद रखना, अंग प्रत्यारोपण, अंग में मुख्य रूप से कौन सा, किडनी प्रत्यारोपण में, किडनी के प्रत्यारोपण में भी किसका उपयोग किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। तो ये हुआ है अगला अपना किसके, रोगों के निदान में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब हम देखते हैं किसके बारे में, डीएनए प्रोब के बारे में। चलिए अब देखते हैं डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए प्रोब है क्या, डीएनए प्रोब एक डीएनए का विशिष्ट खंड या टुकड़ा है। क्या है, विशिष्ट खंड या टुकड़ा। और ये डीएनए का विशिष्ट खंड या टुकड़ा क्या करता है, जो डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। तो इस डीएनए प्रोब का काम क्या है कि जो अपना पूरक खंड है, मतलब ये टुकड़ा इसका पूरक ये वाला है, ये ए और ये बी, तो इसका पूरक ये है और इसका पूरक ये है। तो इस डीएनए खंड को, इतने से भाग को मान लो डीएनए खंड, इस डीएनए खंड का काम है कि अपना जो पूरक खंड है उस पूरक खंड के अंदर जो नाइट्रोजन बेस, आपको याद हो एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमीन, ठीक है, साइटोसिन का इससे जुड़ता है, गुआनिन से, आपने पहले जान चुके हो ये नाइट्रोजन बेस के बारे में। तो ये डीएनए प्रोब का काम क्या है, अपने पूरक डीएनए खंड के नाइट्रोजन बेस को पहचानना, जिससे कि किसी भी बीमारी का इलाज आसानी से किया जा सके। जो रोगों के निदान की दो तकनीक है ना, उस दो तकनीक में से सब दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है डीएनए प्रोब। दो लाइन की परिभाषा, डीएनए प्रोब क्या है, डीएनए प्रोब एक प्रकार का डीएनए खंड है या डीएनए का टुकड़ा है जो कि अपने पूरक डीएनए खंड के नाइट्रोजन बेस को क्या करने का, पहचानने के लिए काम में या उपयोग में लाया जाता है। अब ये जो डीएनए खंड है या डीएनए प्रोब है, इसके लाभ देखते हैं कि क्या लाभ है, क्यों इसका उपयोग किया जा रहा है। जो परंपरागत तरीके से किसी बीमारी का उपचार करना हो या इस डीएनए प्रोब के द्वारा किसी बीमारी का उपचार करना हो तो क्या अंतर आएगा। सबसे पहला अंतर है कि इसके द्वारा किसी भी बीमारी का उपचार सरलता से किया जा सकता है, ठीक है, बीमारी का उपचार सरलता से किया जा सकता है। दूसरा इसकी विशेषता या लाभ है कि इसको आसानी से निर्मित किया जा सकता है, किसको, डीएनए प्रोब को आसानी से निर्मित किया जा सकता है। तीसरा जो है, इस डीएनए प्रोब का उपयोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक में भी किया जा सकता है। और आखिरी जो है, अप्रकट, मतलब जो पहले से प्रकट ना हुआ हो विषाणु रोग, उस विषाणु रोग के उपचार में भी डीएनए प्रोब का उपयोग किया जाता है। तो ये हुआ रोगों के निदान के लिए दो तकनीक हमारी। अब देखते हैं हम जीन थेरेपी, छोटा सा टॉपिक है। जीन थेरेपी क्या है, तो वर्तमान समय में बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो किसके कारण, जीन के कारण होते हैं। और जीन के क्रम में, जीन का एक विशिष्ट क्या होता है, क्रम होता है। इस जीन के क्रम में गड़बड़ी हो जाती है तो गड़बड़ी के कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो इस जीन थेरेपी के माध्यम से क्या करते हैं, इस गड़बड़ी युक्त जीन को या रोग कारक जीन को या हानिकारक जीन को या दोषी जीन को एक सामान्य जीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। जब दोषी जीन, हानिकारक जीन या बीमारी वाले जीन को सामान्य जीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए
तो उस विधि को ही जीन थेरेपी कहा जाता है। जीन थेरेपी बहुत छोटी सी थेरेपी, वह थेरेपी जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से रोग कारक, हानिकारक या दोषी जीन को सामान्य जीन द्वारा क्या कर सकें, प्रतिस्थापित कर सकें, उसे क्या कहा जाएगा, जीन थेरेपी कहा जाता है। वर्तमान समय में विभिन्न रोगों के उपचार में जीन थेरेपी का भी अत्यधिक उपयोग हो रहा है। अब ये जीन थेरेपी के हम देखते हैं प्रकार। जीन थेरेपी के दो प्रकार हैं। नंबर एक पेशेंट थेरेपी, हिंदी में बोलते हैं इसको रोगी थेरेपी। अब पेशेंट थेरेपी में क्या करते हैं, इस विधि में जो रोगी है उस रोगी के ऊतक को जो ऊतक प्रभावित है उस ऊतक को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, और पृथक करके उसमें असामान्य जीन के स्थान पर कौन सा जीन, सामान्य जीन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब इस बायोटेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये इस असामान्य जीन को या रोग कारक जीन को कैसे पहचाना जाए। अगर ये जीन मौजूद है तो इस जीन के कारण कई प्रकार की प्राणघातक बीमारी, आपने सुना होगा नाम सिकल सेल एनीमिया। अगर जो है असामान्य जीन है मौजूद तो एक ये सामान्य बीमारी है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो सकता है। बाद में 1969 में, याद रखना इनका नाम, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने जीन मैनिपुलेशन करके, जीन मैनिपुलेशन आपको पता है जीन की हेराफेरी, जीन मैनिपुलेशन करके इस रोग के निदान की संभावनाओं को बढ़ा दिया है 1969 के बाद। तो पहली थेरेपी कौन सी, रोगी थेरेपी। रोगी मतलब किसी पेशेंट में कोई असामान्य जीन है, उस असामान्य जीन का प्रतिस्थापन करते हैं किसके द्वारा, सामान्य जीन के द्वारा। अब प्रतिस्थापन करने के पहले ये ढूंढा जाता है कि वो असामान्य जीन कौन सा है, कहाँ है, और ये सबसे बड़ी समस्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग की कि असामान्य जीन को क्या करना, पहचानना, क्योंकि इस असामान्य जीन के कारण अनेक बीमारियां हो सकती हैं, आनुवंशिक बीमारी, जिसमें से एक का उदाहरण दिया है सिकल सेल एनीमिया। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते कभी कभी असामान्य जीन के प्रभाव के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो सिकल सेल एनीमिया। तो पहली हुई पेशेंट थेरेपी, दूसरी हुई भ्रूणी थेरेपी, दूसरी कौन सी, भ्रूणी या एम्ब्रियोनिक थेरेपी। नाम से स्पष्ट हो गया, भ्रूणी अवस्था में ही असामान्य जीन को पहचान लेना, मतलब जायगोट बनता है और जायगोट में अगर कोई असामान्य जीन आ जाता है तो उसको भ्रूण बनने वाली अवस्था तक जीन को पहचानना, और उस जीन को पहचान करके, असामान्य जीन को पहचान करके उसको निकाल देना और उसकी जगह पर कौन सा सामान्य जीन को क्या कर देना, प्रतिस्थापित कर देना। ये कौन सी थेरेपी है, भ्रूणी थेरेपी। इन दोनों थेरेपी के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक बीमारियों से उपचार किया जा सकता है। ये हो गया अपना छोटा सा टॉपिक जीन थेरेपी। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में हमने किस किस के निर्माण को देखा। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने वैक्सीन निर्माण देख लिया, हार्मोन निर्माण देख लिया, इंटरफेरॉन का निर्माण देख लिया, अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देख ली। उसके बाद जो है रोगों के निदान में हमने देखा है कि रोगों के निदान में डीएनए प्रोब का उपयोग कर रहे हैं, और आखिरी देखा है जीन थेरेपी। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम जो है कृषि के क्षेत्र में किसका उपयोग देखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग देखेंगे। थैंक यू।